जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय की दूसरी क्लास की चर्चा करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के इस क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे, जबकि इस पीडीएफ में कुल 100 प्रश्नों को समाहित किया गया था, जिसके 50 प्रश्न हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। और आप सभी को इससे पहले बता दें कि 5वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 अध्याय का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको हम लोग हल कर चुके हैं। हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला, वर्तनी और संधि, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सभी लोग उसको देख करके अपना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज इस 5वें अध्याय के अंतिम 50 प्रश्नों को देखेंगे, जिसके पश्चात पूरे 5 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित है। प्रश्न क्या है आपको बताना है। उपसर्ग बताइए। शब्द क्या है? अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो अतीन्द्रिय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना था। एक शब्द था इसमें अति और दूसरा शब्द है इंद्रिय। तो अति धन इंद्रिय, अर्थात अतीन्द्रिय में उपसर्ग क्या होगा? अति उपसर्ग होगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। एक शब्द है पुस्तकीय, तो पुस्तकीय का संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन ईय होता है, यानी इसमें प्रत्यय क्या होगा? ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। जैसे जय का उल्टा क्या होता है? पराजय। तो परा हमेशा विपरीत अर्थ देता है। पराभव, पराव शब्द हमेशा विपरीत शब्द अर्थ देता है, इसलिए परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अधि, और इसमें मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है मानता। तो उपसर्ग जो कि पूछा गया है, तो अधिमानता में कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। ध्यान रखेंगे, अधि उपसर्ग होगा। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग क्या होगा? संगोष्ठी में उपसर्ग होता है समधन गोष्ठी, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगा। उपसर्ग क्या होगा? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के या निकट आकर के या समीप आकर के नए शब्दों की रचना या सृष्टि करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो चूँकि इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा उसमें सदैव उपसर्ग सम होगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें मुख्य रूप से जो उस पर उपसर्ग होगा वो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी, सम उपसर्ग होगा। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? तो अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ सही बैठेगा? तो मान के साथ यदि अप उपसर्ग लगा दोगे तो ये शब्द बन जाएगा अपमान, और अपमान में उपसर्ग क्या होगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताना है कि वैज्ञानिक में प्रत्यय क्या है। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द है विज्ञान, और विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर यह बन गया वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में मूल शब्द है भूल, और भूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगाने पर यह क्या बन जाएगा? भुलक्कड़।
तो भुलक्कड़ में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लिखावट में प्रत्यय क्या होगा? लिखावट में मूल शब्द था लिखना, और लिखना में अगर आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा लिखावट। अब ध्यान रखें कि लिखना एक क्रिया है, और लिखना क्रिया की जो मूल अवस्था है उसको लिख बोलेंगे। और लिख क्या होता है? धातु शब्द होता है। लिखना क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। किसी भी क्रिया में यदि ना प्रत्यय को हटा देंगे तो जो शेष बचेगा उसको धातु कहेंगे। जैसे लिखना में ना को हटा दीजिए तो लिख बचेगा, और लिख में आवट प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखावट बन जाएगा। लेकिन यदि पूछे कि आवट प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय है, क्योंकि इस प्रत्यय का प्रयोग धातु में प्रयोग हुआ था। तो लिखावट में चूँकि प्रत्यय पूछा गया था तो आवट होगा। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? ध्यान रखेंगे, सुमित्रा जो शब्द है इसमें प्रत्यय होगा आ। इसमें मूल शब्द है मित्र। मित्र में उपसर्ग लगा है सु और प्रत्यय लगा है आ, अर्थात सुमित्रा का यदि हम तोड़ेंगे तो सु धन मित्र धन आ होगा। सु उपसर्ग है और आ प्रत्यय है। चूँकि प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय होगा आ प्रत्यय। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? किस शब्द में वैया प्रत्यय लगा है? तो खवैया। खवैया माने होता है खाने वाला, और खाने वाला हमेशा होता है कर्तृवाच्य, यानी जो काम करे, जो कार्य को करे। तो खाने का काम जो करेगा वो उसको खवैया कहेंगे। अगर पूछे कि खवैया में प्रत्यय क्या होगा, तो वैया होगा। लेकिन खवैया में यदि पूछ लें कि इसमें वाच्य का कौन सा रूप है, तो इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय में परा है, प्रभाव में प्रा है, अपवाद में अप है, जबकि ओढ़ना में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ओढ़ना में प्रत्यय है ना, लेकिन उपसर्ग नहीं है बेटा। आंशिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? आंशिक शब्द में मूल रूप से जो मूल शब्द है वो अंश है, और अंश में यदि हम प्रत्यय लगा दें इक तो क्या बन जाएगा? आंशिक बन जाएगा। तो आंशिक में प्रत्यय क्या होगा? इक प्रत्यय होगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा आवत। कौन सा प्रत्यय होगा? आवत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कहावत में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आस। कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास में मूल प्रत्यय है आस। आस। मिठास में मूल शब्द कौन है? मूल शब्द है मीठा, और मीठा शब्द में यदि आस प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण शब्द है, तो उत्कर्ण शब्द में जो उपसर्ग होगा वो उत उपसर्ग होगा। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत धन कर्ण होता है। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में मूल शब्द था मच्छर, और इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ था दानी, अर्थात मच्छरदानी में मुख्य रूप से दो शब्द हैं, मच्छर और प्लस दानी बराबर मच्छरदानी। सुशिक्षित में उपसर्ग क्या होगा? सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग होगा सु। धन शिक्षित होता है, तो सुशिक्षित में उपसर्ग क्या होगा? सु उपसर्ग का प्रयोग होगा। धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा? तो धड़ाक शब्द में मूल प्रत्यय होगा आक। धड़ाक में मूल प्रत्यय क्या होगा? आक प्रत्यय होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। धड़ाक में प्रत्यय होगा आक। 19 शब्द में उपसर्ग क्या होगा? 19 शब्द का उपसर्ग होगा उत धन नीस, यानी 72 का ए सही होगा। 19 में उपसर्ग होगा उत। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा?
अभ्यागत शब्द में उपसर्ग होगा अभी, और इसमें मूल शब्द था आगत। तो आगत में यदि अभी उपसर्ग जोड़ देंगे तो अभ्यागत बन जाएगा। लेकिन यदि पूछा गया होता कि अभ्यागत में संधि कौन सी होगी, तो यण स्वर संधि होगी। पहले अक्षर के बाद इसमें आधा अक्षर आया है तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? यदि सप्ताह में एक प्रत्यय लगाएंगे तो साप्ताहिक बन जाएगा। तो साप्ताहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि इकहरा में हरा है, दूजा में जा प्रत्यय है और गुणवान में वान प्रत्यय होगा, जबकि दुबला में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ था। इकहरा में मूल शब्द एक है और दूजा में मुख्य मूल शब्द दूज है, और गुणवान में मूल शब्द गुण है, प्रत्ययवान होगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा एरा। कौन सा होगा? एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें मूल शब्द होगा लूट। लूट में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो लूटना बन जाएगा, और लूट में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लुटेरा बन जाएगा। और लुटेरा शब्द कैसा है? तो कृदंत शब्द है, और एरा प्रत्यय कैसा है? तो कृत प्रत्यय है। क्योंकि ये क्रिया की मूल अवस्था अर्थात धातु में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कृत प्रत्यय होगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है शब्द वैचारिक शब्द बन जाएगा। तो वैचारिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि ये शब्द होगा वैचारिक। तो विचार धन इक बराबर वैचारिक। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो निसंकोच शब्द में कौन सा संस्कृत का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका संधि विच्छेद होता है निह धन संकोच। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परिधन भाषा। परिभाषा में मूल उपसर्ग क्या होगा? परि होगा। बहाव में कौन सा प्रत्यय है बेटा? तो बहाव शब्द में आव प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बहाव में। बहाव मतलब आव, बहना। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग होगा बहिर। बहिर माने होता है बाहर की ओर, और मुखी मतलब मुख, यानी जिसका मुख बाहर की ओर हो उसे बहिर कहेंगे। तो बहिर्मुखी में उपसर्ग क्या होगा? बहिर उपसर्ग होगा। अगला शब्द है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार में उपसर्ग प्रयोग हुआ है अलम, और दूसरा इसमें शब्द है कार। तो कार शब्द में अगर अलम जोड़ दिया जाएगा तो अलंकार बन जाएगा, और अलंकार में संधि पूछेंगे तो व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृत प्रत्यय लगता है। अभी बता चुके हैं कि क्रिया के अंत में, यानी क्रिया की मूलावस्था में जो प्रत्यय का लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और जिस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में होता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं। तद्धितांत का मतलब तद्धित धन अंत, यानी जिसके अंत में तद्धित आ जाए। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो गवैया मतलब गाने वाला, और गाने वाला मतलब क्या होता है? जो गाना गाता है, गायक। तो इसमें गवैया शब्द में कर्तवाच्य का प्रयोग होगा। यहाँ पर वाच्य का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिलाप शब्द में मूल शब्द है मिल। यदि मिल शब्द में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो मिलना बन जाएगा। तो मिलना एक क्रिया है
और ना प्रत्यय हटाएंगे तो मिल बनेगा, और मिल में अगर आप प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो मिलाप हो जाएगा। तो मिलाप में मूल शब्द क्या है? मिल, और प्रत्यय है आप, मिलाप। कृदंत प्रत्यय किन दो शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय मुख्य रूप से किन दो शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया की मूल अवस्था में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत शब्द कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया किस शब्द में जुड़ते हैं? तो क्रिया में जुड़ते हैं, और वो भी क्रिया की मूल अवस्था अर्थात धातु में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी ऑप्शन, यानी क्रिया में जुड़ेंगे। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा होगा? आलोचना में आ उपसर्ग है, सहकारी में सह है, और सहोदर में भी सह का प्रयोग हुआ है। जबकि समालोचना शब्द में दो उपसर्ग हैं, सम धन आ, धन लोचन धन आ। अगर हम समालोचना को संधि विच्छेद करें, इसको तोड़ें, तो सम प्लस आ प्लस लोचन प्लस आ, यानी समालोचना में सम और आ दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ था, जबकि लास्ट में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, यानी मूल शब्द होगा लोचन। तो सम धन आ धन लोचन धन आ का प्रयोग होगा समालोचना। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। कुख्यात में कु उपसर्ग है, कुचाल में कु उपसर्ग है, कुयोग में कु उपसर्ग है, जबकि कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ ये बताना था, तो कुलीन में कु उपसर्ग नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निगाह, निवाला, निढाल या निशाचर, इसमें से बताना कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निढाल में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें मूल शब्द है ढाल, तो निढाल में नि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रागैतिहासिक शब्द में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्राक धन ऐतिहासिक होता है, यहाँ का परिवर्तन गा में हो गया है, अर्थात यहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किसमें आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षण और आदरणीय। तो इसमें आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि आजन्म, आकर्षक और आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलम धन कार होता है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उल्लंघन का संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन लंघन होता है, उल्लंघन। तो उल्लंघन में उत उपसर्ग का प्रयोग होगा। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग होगा? निर्गुण में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चाहे निर अगर ऑप्शन में है तो निर होगा, अन्यथा अगर निर ऑप्शन में ना होता तो इसमें निह उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है। संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन गुण होगा। चाहे नि की बात करें चाहे निर की बात करें, दोनों में से एक ही सही माना जाएगा। अब चूंकि ऑप्शन में निह नहीं था तो इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और पूछे कि इसमें संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? जो कि संन्यास में ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसमें उपसर्ग होगा सम। सम धन न्यास होता है बराबर संन्यास। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होता है दुह। दुह धन व्यवहार होता है। अब जो कि विकल्प में दुर नहीं दिया गया था, अन्यथा दुर सही हो जाता। तो चाहे दुह ऑप्शन में रहेगा और चाहे दुर ऑप्शन में रहेगा, वही सही होगा। अगर दुर्व्यवहार शब्द को तोड़ा जाए तो इसका संध
विन्यास क्या होगा? दुर धन वी धन अव धन हार बराबर दुर्व्यवहार होता है। प्रश्न संख्या 97 है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है ये बताना है आपको। तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग है, उत्तम में भी उत उपसर्ग है, उद्गम का होगा उत धन गम, जबकि अत्यधिक में उत उपसर्ग नहीं होगा। अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अति धन अधिक होता है, और अत्यधिक में यदि पूछे कि संधि कौन सी है तो यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। आमरण शब्द में प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसको उपसर्ग कहेंगे, और इसमें मूल शब्द का प्रयोग हुआ है मरण। तो आमरण में मूल शब्द है मरण और उपसर्ग है आ। अनुकरण में उपसर्ग होगा, अनुकरण में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग होगा अनु। अनुधन करण होता है बराबर अनुकरण होगा, तो अनुकरण में अनु उपसर्ग होगा। अपहरण में उपसर्ग क्या होगा? अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग होगा। अपधन हरण होता है बराबर अपहरण, तो अपहरण में कौन सा उपसर्ग होगा? अप उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ये सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी का 5वां अध्याय था, जिसके अंतर्गत कुल 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। इसमें विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसका आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। तब और अगला जो चैप्टर हम लोगों का होगा, चैप्टर नंबर 6, उसमें समास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।